नमस्कार, आप सुन रहे हैं गूंज 90.8 एफएम, आपकी अपनी आवाज। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी आरजे कल्पना। शो है एक मुलाकात, और एक मुलाकात में आज हमारे खास मेहमान हैं राकेश कुमार सगर जी, ग्वालियर एसपी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका गूंज में। धन्यवाद। और आज हम सर से ग्वालियर शहर की व्यवस्थाओं को लेकर बहुत सारी चर्चा करने वाले हैं। सर, ये चर्चा शुरू करें उससे पहले आपने हाल ही में पदभार संभाला है, ऐसे में जानना चाहूंगी बतौर एसपी कैसा रहा अब तक का सफर ग्वालियर में? देखिए, जब हम लोग यहाँ कार्यभार जब लिया तो उसमें हमारे लिए दो तीन चीज बहुत चैलेंजिंग थी। एक तो ये था कि चूंकि गणेश उत्सव प्रारंभ हो चुका था जी। और उसके ही पैरेलल ईद की ड्यूटियां और बीच में भारत और बांग्लादेश का इंटरनेशनल T20 का क्रिकेट मैच था। तो ये सब पैरेलल चलते हुए और अभी भी हम लोग का जो चल रहा है वो अभी नौदरवा चल रहा है। तो देखा जाए तो हम लोग जो है कानून व्यवस्था की स्थिति से लगातार जूझते रहे। जी। और यकीनन जब आप किसी भी फील्ड में होते हैं बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, और पुलिस का पेशा अगर बात करें, सेवा भावना की बात करें, तो हमेशा पुलिस हमारे लिए त्योहारों में भी छुट्टियां नहीं लेती है। हम और आप सेफली किसी फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर सके, इसकी जिम्मेदारी पुलिस पर होती है। सर, ये तो मैंने ग्वालियर का जाना, लेकिन अगर बात करूं सर, हम जब भी कोई नया पदभार ग्रहण करते हैं, कोई नई पोस्ट लेते हैं, एक विजन हमारा होता है। ग्वालियर को लेकर जानना चाहूंगी, किस विजन के साथ क्या आप चाहते हैं कि आपके कार्यकाल के दौरान किन बदलावों से ग्वालियर गुजरे? देखिए, इसमें ग्वालियर में जो हम लोगों ने देखा तो एक तो हम लोगों ने जो महसूस किया कि जो शिकायतों का जो क्रम है वो भी अनियंत्रित टाइप का है। जी। शिकायत में हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि शिकायत का जो प्राथमिक जो जांच है या प्राथमिक कार्रवाई है वो थाना स्तर पे हो, क्योंकि कोई फरियादी चूंकि थाने में एक बार जाता है उसके बाद थाने में अगर कार्रवाई नहीं होती है तो वो व्यक्ति जो है भटकते हुए एसपी कार्यालय और फिर वरिष्ठ कार्यालय में जाता है। जी। तो हम लोगों ने ये उसमें प्रयास किया कि वो एनी हाउ कैसे भी व्यक्ति जब थाने जाए तो उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाए और अनावेदक को भी ये खबर हो जाए कि उसकी शिकायत प्राप्त हो गई, ताकि वो अनावेदक फरियादी पक्ष को ये न बोले कि भाई आपने मेरी शिकायत करके आपने क्या कर लिया। ये कि शब्द बड़ा टिपिकल है और इसमें ही झगड़े बढ़ रहे हैं। तो मेरा ये सोच रहा है कि वैसे थाने में जब जाता है तो तत्काल उसमें कार्रवाई हो। और हमने जनसुनवाई में ये भी निर्णय लिया कि चूंकि हम उसका जो आवेदन आ रहा उससे मैं पूछता था कि आप थाने में कितने बार गए, तो उसका कहना था कि मैं 2 बार 3 बार। तो हमने सील बनवाई, उस पर ये लिखा कि 2 बार थाने जा चुका है। उन पर हमने थाना प्रभारी से रिपोर्ट मांगना प्रारंभ की कि भाई आप इसकी रिपोर्ट दें कि आपके द्वारा क्या कार्रवाई की गई। तो इससे एक सुधारात्मक एक दृष्टिकोण हम लोगों के सामने आया। ये हमारे लिए एक चैलेंज था क्योंकि शिकायतों की बढ़ती हुई संख्या और लोगों को उतना न्याय न मिलना। जी। इसके अलावा फिर हम लोगों ने देखा कि शहर के आसपास एक हवाई फायरिंग के काफी प्रकरण चल रहे थे। तो हम लोगों ने उसमें अधिकांश प्रकरणों में जो गंभीर अपराध में वो कायमी हुई, उन पर हमने डे 1 को ही इनाम घोषित किए। तो इससे लगातार कार्रवाई करते हुए तो आज स्थिति ये है कि हवाई फायरिंग जैसे जो अपराध हैं जो एक समाज में भय का वातावरण उत्पन्न करते हैं वो काफी विराम लगा है। जी। और इसके साथ में चूंकि एक नया हमने देखा कि चूंकि हमारी जो नाबालिग बच्चियां हैं जिनके जो बहला फुसला कर ले जाने वाले प्रकरण हैं, तो उनमें हमने देखा कि एक समस्या ये आ रही थी कि जब लड़कियां गुम हो रही हैं तो उसमें पुलिस की एक शिकायत हमको बार बार मिलती थी कि वो पुलिस ये चाहती है कि जिसकी बच्ची गुमी है वो अपना एक वाहन लाए और पुलिस को लेके जाए। इस पर हमने डे 1 को ही एक निर्णय ले लिया कि हम उस पर 10,000 का इनाम घोषित करेंगे। वो इनाम का ये यूज होगा कि हम उससे अपनी गाड़ी हायर करें तथा हम खुद खाना खाएं और हमारा जो बच्ची का पक्ष है, जो उसके पक्षकार जो लोग जा रहे हैं उनको भी हम भोजन करा पाएं। तो इससे हमको काफी लाभ मिला और करीबन हम लोग 30-40 बच्चियों को दस्तयाब कर पाए। और चूंकि जो हमारे कर्मचारी हैं उनको भी लगा कि भाई ये हमें इनाम मिल रहा है, पुरस्कृत हो रहे हैं, तो उन्होंने एक अपनी दोहरी जो अपनी एनर्जी थी उससे उन्होंने काम किया। इसके अलावा फिर हमने जो यातायात को देखा तो यातायात में भी चूंकि काफी सुधार की गुंजाइश है, तो उसमें भी हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि जो रूट हैं उन रूटों को आइडेंटिफाई किया जाए और हफ्ते में एक दिन एक रूट को पूरा चेक किया जाए। महीने में करीबन आप एक बार करेंगे तो उसमें जो अतिक्रमण अस्थायी रूप से हो रहे हैं जी। उनमें अंकुश लग सकता है। तो इसका भी हमको लोगों को काफी फायदा मिला। जी। और इसके अतिरिक्त जो कुछ ऐसे अपराध हैं
जो गंभीर अपराध हैं उनमें तत्काल इनाम करना। तो इससे क्या हो रहा है कि जो गंभीर अपराधों को हम देखें करीबन पिछले 2 हफ्तों में, तो गंभीर अपराधों में काफ़ी अंकुश लगा है और गंभीर अपराध उतनी गति से नहीं घटित हो रहे जितनी गति से पहले से घटित हो रहे थे। और जब आप समस्या के मूल में पहुंचते हैं ना, उसे वहां जाकर सॉल्व करते हैं, तो एक बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने से आने से बच जाती है। और मुझे लगता है जब एक आप सही नेतृत्व के साथ चलते हैं तो यकीनन बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। सर फिलहाल ये पूरी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और इसी के लिए मैं शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ सर आपको कि आप इसी तरह से ग्वालियर शहर की व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाते रहें। सर इसी के साथ जैसे कि अभी आपने अपना विजन बताया, विजन के साथ बात करूं त्योहारों की, क्योंकि आज नवदुर्गा चल रही है, नवदुर्गा के साथ अब धीरे धीरे त्योहारों की छड़ी लगने वाली है। सबसे जो मेन स्पॉट है ग्वालियर शहर का दिल महाराजबाड़ा, ट्रैफिक अनियमितताओं के लिए बड़ा जाना जाता है और इस समय इस जगह पे पूरी पे रश रहता है। ऐसे में क्या पुलिस का स्पेशल प्लान है, क्या पुलिस स्पेशल करने वाली है कि वहां की सारी चीजों को व्यवस्थित रखा जा सके? देखिए, उसमें हम लोग अभी ये प्रयास कर रहे हैं कि जो महाराजवाड़ा है उसमें करीबन काफ़ी रास्ते वहाँ मिलते हैं जी। तो ये प्रयास किया है कि जो पार्किंग है उसमें हम लोग करीबन 2 पार्किंगों का जो हम लोग ने स्थान चयनित भी किया है और उसमें जो 4 व्हीलर हैं उनको कम से कम जाने दिया जाए, तो इससे हमें थोड़ा सा लाभ मिला है। दूसरा, त्योहारों में हमने देखा है कि गणेश उत्सव में भी हमने एक सिस्टम बनाया था। गणेश उत्सव में हमने क्या किया कि जो चुनाव होता है, इलेक्शन मोड में हमने काम किया कि जितने थाने में मूर्तियां हैं उनको हमने संख्या दी, नंबरिंग करने के बाद उनको हमने बीटों में बांट दिया कि ये बीट प्रभारी कितनी मूर्ति देखेगा। फिर जो है थानों के ऊपर जो सुपरवाइजर अधिकारी CSP हैं उनको उसमें उनका क्षेत्र कितना है वो मूर्तियों का सुपरवाइज करेंगे, फिर एडिशनल लेवल का। तो इससे हमें यह आया कि हमारे क्षेत्र में कितनी मूर्तियां हैं, कितनी संख्या है और उनको हम चेकिंग कैसे करेंगे। उसमें हमने कैटेगराइज किया कि संवेदनशील मूर्तियां और सामान्य। संवेदनशील मूर्तियां वो थी या तो उनकी हाइट ज़्यादा है अथवा कोई ऐसे क्षेत्र में जहाँ पूर्व में पहले झगड़े हो चुके हैं, तो उनसे हमको उस डाटा से हमको काफ़ी फायदा मिला और यही हमने व्यवस्था अभी नवदुर्गा में लागू की है। तो इससे क्या हो रहा है कि काफ़ी जो हमारी समस्या थी वो सॉर्ट आउट हो रही है और ट्रैफिक पर जो है अभी हम लोग होमवर्क कर रहे हैं। ट्रैफिक में हो क्या रहा है कि चूंकि कुछ परमानेंट जो व्यवस्थाओं के लिए सबसे पहले हमें एक टेम्परेरी जो है हमारा अतिक्रमण वो हटाना पड़ेगा, तो उसमें हम लोगों ने चिन्हित किया है कि किसी की 4 व्हीलर गाड़ी काफ़ी दिनों से खड़ी हुई है अथवा किसी ने कुछ अपना जो है दुकानदार ने अपना आगे कुछ एरिया बढ़ा लिया है। तो अभी ये निर्णय लिया गया है कि हम एक येलो पट्टी हम बनाएंगे और उसके आगे हम अतिक्रमण नहीं होने देंगे। इसके बाद फिर फ्यूचर प्लान ये रहेगा कि कैसे भी यातायात को हम और कैटेगरी बनाए, अभी 4 भागों से 5 भाग, ताकि और कौन सा समय पीक समय है उसकी हम गणना करा रहे हैं कि ऐसे कौन से पीक आवर्स हैं इसमें व्हीकल का वॉल्यूम ज़्यादा है, तो वहाँ हम और ट्रैफिक पॉइंट बनाएं। इसके अलावा हम लोगों ने ये विचार किया है और इसमें हम अमल में ला रहे हैं कि जहाँ चौराहे हैं जिससे टर्निंग है, टर्निंग में करीबन 10-12 मीटर हम लोग स्पेस छोड़ कर रखना चाह रहे हैं। उसमें कोई ऑटो या टेम्पो या अथवा टमटम टाइप का ऐसा कोई वाहन खड़ा ना हो जो हमें टर्न लेने में दिक्कत आए। तो ये सब चीज़ें हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और अतिशीघ्र ही इनको हम लोग लागू करेंगे। और यकीनन सर के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन ग्वालियराइट्स याद रखिए जिम्मेदारी हमारी भी है, क्योंकि शहर हमारा है, ट्रैफिक कहीं ना कहीं जिम्मेदार हमारा या और आपकी है और इसकी जिम्मेदारी बहुत जिम्मेदारी से निभाइए, क्योंकि कहते हैं ना जिम्मेदार को ही जिम्मेदारी मिलती है और ये जिम्मेदारी हम पे और आप पर है। पुलिस प्रशासन तो अपना काम कर ही रहा है, लेकिन हमें भी समझना होगा शहर हमारा, जिम्मेदारी हमारी। सर इसी के साथ जैसा अभी हमने ट्रैफिक को लेकर बात की, पिछले कुछ दिनों में मैच हुआ सर, एक ऐसे बड़े विरोध के बाद चुनौती आई, मतलब पुलिस प्रशासन के सामने एक वाकई में मैच ये चुनौतीपूर्ण रहा है, क्योंकि एक बड़ा आपको पहले अल्टीमेटम दे दिया गया कि कुछ उपद्रव हो सकता है, कुछ ऐसी संगीन स्थितियां आपके सामने आ सकती हैं। बखूबी पुलिस प्रशासन ने पूरी संभाला मैच को। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे सर? मैच तो आपके नेतृत्व में रहा, आगामी हम कुछ करते हैं तो क्या इसी पुलिस व्यवस्था के साथ हमें आगे कार्यक्रम देखने को मिलेंगे? देखिए, मैच का जो व्यवस्था है वो वास्तव में बहुत बड़ी व्यवस्था थी। वो बड़ी व्यवस्था इसलिए थी क्योंकि कहीं न कहीं उसमें विरोध ज़्यादा हो रहा था और इसमें ये दिक्कत आ रही थी कि विरोध जो किया जा रहा था, हिंदू संगठन जो विरोध कर रहे थे
उनमें हमको ये दिक्कत आ रही थी कि आखिर उनको ऐसा कौन सा टूल यूज किया जाए जिससे हम कम एनर्जी में ज़्यादा काम कर पाएँ। क्योंकि एक तो हमको लगातार व्यवस्था देखनी पड़ रही थी, दूसरा विरोध के कारण हमारी एनर्जी जो है वो कहीं न कहीं दूसरी दिशा में जा रही थी। तो हम लोगों के साथ में ये बड़ा चैलेंजिंग रहा। तो अभी देखा जाए तो हम लोगों ने जो मैच का जो व्यवस्था जमाई, उसमें हम आपको थोड़ा-सा ब्रीफ में बताना चाहेंगे कि जो हमारा स्टेडियम था, उसको ऑलरेडी हम लोगों ने जो है करीबन 3 लेयर में डिवाइड किया। और उसमें चूँकि जो आउटर पेरिफेरी थी, उसमें जो पिछले जो इंसिडेंट हुए थे, उसमें उसमें हमने जीआई सीट लगा के बाउंड्री पे उसकी हाइट जो है 10 फीट कर दी। 10 फीट करने से हमको ये लाभ मिला, करीबन हमारे 250 से 300 आरक्षक उस व्यवस्था से बच गए जो पहले लगते थे। इसके अलावा हम लोगों ने क्या किया, जो आउटर पेरिफेरी में हमारा माउंटेड जो हमारे घुड़सवार रहते हैं उन्होंने काम किया। इसके अलावा पेट्रोलिंग करवाई। तो ये व्यवस्थाओं को हम चूँकि भविष्य में भी अमल में लाना चाहेंगे ताकि कम एनर्जी में ज़्यादा काम हो। इसके अलावा जो हमारी पार्किंग थी, पार्किंग में हमको ये दिक्कत आ रही थी कि जो स्टेडियम के दोनों साइड पार्किंग थी, तो भविष्य को हम ये प्रयास करेंगे कि पार्किंग वन साइड में हो जाए, ताकि एक साइड हमारी जो है वीआईपी अथवा टीम निकालने के लिए और कंटिजेंसी प्लान में रहना चाहिए। तो उसके लिए भी अभी हम लोगों ने बीसीसीआई से यही बात की थी कि चूंकि भविष्य में अगर यहाँ पार्किंग को और जो है एक तरफी किया जाए ताकि हमारी समस्या से निजात मिले। इसके अलावा फिर हम लोगों ने जो आउटर पेरीफेरी थी उसको भी हमने 3 लेयर किया था। जैसे हमारी एंट्री पॉइंट जो है मोती झील रहा था और उसके आगे 2.5 किलोमीटर पे हमने जो वाहनों को रोका था। आपका होमगार्ड कार्यालय उधर ऋतुराज, तो हमको जो स्पेस दोनों साइड मिला था 2.5 किलोमीटर का मिला था। फिर मोती झील से 2.5 किलोमीटर हमारी पार्किंग थी और वहाँ पार्किंग से स्टेडियम करीबन 1.25 किलोमीटर मैक्सिमम था। तो इसमें हमको ये लगा कि चूंकि हमने इतनी उसमें घेराबंदी की है तो इससे क्या है कि बहुत से असामान्य तत्व वहाँ तक पहुँच नहीं पाए। तो इसके अलावा फिर क्या हुआ है कि हम लोगों ने बार बार अपील की कि आप जो है ग्वालियर को सौभाग्य प्राप्त हुआ है 14 साल बाद, और आम नागरिकों से हमारी अपील भी हमने की कि आप बच्चे महिलाएं सबको लेके आएं और मैच का आनंद उठाएं। लेकिन चूंकि मुझे ये लगा कि कहीं न कहीं उनको ऐसी शंका थी कि कुछ उपद्रव होगा और कहीं न कहीं डर की जो भावना पैदा होती रही, तो हम लोगों के साथ में चैलेंज था कि लोगों के अंदर जो डर है, बार बार हम अपील कर रहे थे, लेकिन चूंकि ये व्यवस्था से ये साबित हुआ है कि हो सकता है कि भविष्य में अब मैच में जो हमारे जो शंका है हमारे दिमाग में रही वो शायद दूर हो जाएगी। और मेरा मानना है कि ग्वालियर के जो हमारे जितने गणमान्य नागरिक है और आम नागरिक है उनके द्वारा अभूतपूर्व जो है सहयोग किया गया। और उसमें कुछ जो असामान्य तत्व थे वो तो चूंकि हर जगह रहते हैं और वो तो उनकी गतिविधि चलती रहती है। इसमें हमने जो है सुरक्षा की दृष्टि से 163 जो है हमने BNSS लागू कराया, जो पहले पुराना 144 था। इसके चलते चूंकि काफ़ी चीज़ों को प्रतिबंधित किया और इसमें हमने मतलब बहुत बारीकी से देखा कि जो अंदर की व्यवस्था है उसको भी हमने सेक्टर में बनाया और हमारा 100 जो हमारे दर्शक हैं उन पे हमने एक जो है फोर्स को लगाया जी। तो ये सब चीज़ें इसलिए चरणबद्ध की गई ताकि ये हो जाए कि लोगों को विश्वास हो और हम लोग उसमें खरे भी उतरे। हमारे जो वरिष्ठ अधिकारियों का सभी का जो मार्गदर्शन और जो निर्देश थे उनको हमने भरपूर किया और एक सफल आयोजन करके ये विश्वास अर्जित करने का प्रयास किया कि सुरक्षा पर्याप्त मात्रा में और आगे भी लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। और बतौर ग्वालियर की नागरिक मैं सर से यही कहना चाहूंगी, जिस तरह से पुलिस ने इस पूरे मैच को चैलेंज के तौर पे लिया है और अपने आप को प्रूव करके दिखाया कि ग्वालियर पुलिस 24 घंटे लोगों की सेवा में है और आपको किसी भी तरह की कोई असुविधा नहीं होगी। ये पुलिस ने इस मैच के थ्रू प्रूव कर दिया, क्योंकि जो लेयर वाली सिक्योरिटी थी ना, आप कैसे भी कितना भी शंका कर ले, मुझे लगता है ये सारी चीजें देखने के बाद आप इस बात से आश्वस्त जरूर हो गए होंगे कि पुलिस ने अपना घेरा बांध दिया है तो कोई किसी भी प्रकार की असामाजिक गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और याद रखिए, शहर हमारा, जिम्मेदारी हमारी। सर, इसी जिम्मेदारी के साथ एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी। महिला सुरक्षा को लेकर अगर मैं बात करूं, हर बार कोई भी जब किसी भी पोस्ट पे सर्व कर रहा है, एक बड़ा मुद्दा रहता है किसी भी शहर में। ग्वालियर शहर में महिला व्यवस्था, महिला सुरक्षा को लेकर आपके द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, ये बहुत ही संवेदनशील विषय है और इसमें चूंकि मैं बिल्कुल चाहूँगा कि इसमें हमारी पुलिस की संवेदनशीलता के साथ साथ
इसमें ये ध्येय लाना चाहिए। और हम लोग विचार भी कर रहे हैं कि मान लो कोई बालिका है, उसके साथ कोई घटना घट रही, तो हम ये मान चलो कि हमारा परिवार का सदस्य है, जी। तो जो संवेदना हम परिवार के प्रति रखते हैं, वही संवेदना हमको जो हमारी छोटी बच्चियां उनके साथ घटना घटित हो रही है, उस पर हम लोग संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रहे हैं। इसमें अभी हम लोगों को जो शिकायत कुछ मिली थी कि जो आबकारी की जो दुकानें हैं और वहाँ कुछ आहते सरकार ने जो बंद कराए हैं, और उसमें ये लगाया कि कुछ लोग जो बाहर ड्रिंक करते हैं। ये मेरे पास भी लगातार कुछ कॉल आ रहे हैं बच्चियों के, तो हमने चूंकि सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया कि अगर ये कार्रवाई 34(2) की करते हैं, अगर कहीं कोई ड्रिंक कर रहा है रोड पर, जो ठेकेदार की दायित्व बनता है कि उसके ठेके को निरस्त भी किया जा सकता है, तो इसमें हमने थाना प्रभारी निर्देश दिया कि अगर कोई कार्रवाई करते हैं हम पुरस्कृत करेंगे। क्योंकि ये सब ऐसा है कि मान लो कहीं एक हमारी छोटी बच्ची के साथ कोई घटना घटित होती है, तो वो घटना मतलब वो हम लोगों के लिए तो ठीक है, घटना है भाई, ये घटना होगी, 2 काउंट किया जा सकता है, लेकिन जिसके साथ घटना घटती है वो बालिका जो है जीवन में मतलब इस घटना से उभर नहीं पाती है, और वो एक जीवन में एक बड़ा सदमा टाइप का होता है। और हम लोगों का सोच है कि चूंकि वो बालिका एक सामाजिक परंपरा और एक इस पृथ्वी पर जो है उसका भी अस्तित्व है, और हम ये प्रयास करेंगे कि उसका अस्तित्व को हम बचा के रखें और एक विश्वास अर्जित करें। तो हम लोग हमारी चाहे महिला थाना प्रभारी हो अथवा हमारी जो है डायल 100 हो, इसमें भी हम लोगों ने ऐसे पॉइंट चिन्हित किए जहाँ डायल 100 में लगातार कुछ घटनाओं के, लगातार बच्चियों के साथ घटना के पॉइंट चिन्हित हैं, वो किए हम लोग उसमें पेट्रोलिंग करा रहे हैं। और इसमें साथ में चूंकि हमने एक ये भी निर्णय लिया है कि चूंकि जो बच्चियां हैं उनका भी डाटाबेस हम तैयार कर रहे हैं कि ऐसे कितने जो अपराधी हैं जिन्होंने इस टाइप के अपराध घटित किए हैं, तो उनके विरुद्ध हम लोग जिला बदर है, NSA है, अथवा इनकी गैंग्स शीट है और गुंडा फाइल है, ये हम खोल सकें, ताकि ऐसे जो गुंडे हैं जो इस प्रकार के अपराध घटित कर रहे हैं तो उनको चिन्हित किया जाए। तो ये इसमें भी हम लोग लगे हुए, ताकि हमारी बालिकाएं अगर सुरक्षित रहेंगी तो एक अच्छे समाज का हम लोग निर्माण कर पाएंगे। जी, और याद रखिए नारियों, आप दुर्गा हैं तो काली भी हैं। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी घटना, अप्रिय घटना आपके साथ होने वाली है, तो यकीनन पुलिस तक आए, क्योंकि जब तक आप अपनी बात लेकर पुलिस तक नहीं आएंगे तब तक पुलिस आपकी मदद के लिए कैसे आएगी। याद रखिए, पुलिस हमारे लिए है, हमें आगे आना पड़ेगा, अपनी बात रखनी पड़ेगी, तभी किसी भी समस्या के समाधान में आप पा पाएंगे। सर, इसके साथ ही एक और बात, एक लंबे समय से आप इसमें पुलिस विभाग में सेवाएं दे रहे हैं, मध्य प्रदेश कैडर, उसमें भी बात करूं, ग्वालियर हमेशा वाद विवादों के लिए जाना जाता है, और सबसे ज्यादा फायरिंग को लेकर, क्योंकि ग्वालियर में फायरिंग का एक चलन चल गया है बहुत पुराने समय से, क्योंकि डाकू वाला जो हिस्ट्री रही है वो कहीं ना कहीं लोग अब भी अपने आप को कनेक्ट कर लेते हैं। सोशल मीडिया का दौर है, लोग खुद को दिखाने के लिए भी बहुत सारे, आपने अगर देखा होगा तो वेपन्स लेकर वीडियो बना रहे हैं, रील बना रहे हैं। ऐसे में हार्श फायरिंग को लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं पुलिस प्रशासन द्वारा? देखिए, अभी जो हम लोग के संज्ञान में ऐसे अपराध में हम लोग गंभीर धाराओं का प्रकरण पंजीबद्ध कराए गए जहाँ हवाई फायरिंग हुई है। हवाई फायरिंग बेसिकली क्या है, कहीं न कहीं वो एक समाज में भय पैदा करता है जी। तो इसमें हम लोग इनाम भी किया सभी में। तो इनाम करने से हमको ये लाभ मिला कि हमारे कर्मचारियों द्वारा मेहनत करके उनको गिरफ्तार भी किया गया। आज हमारे पास कोई ऐसा प्रकरण नहीं है जिसमें कोई आरोपी अज्ञात हों या ज्ञात हों जो हवाई फायरिंग के आरोपी हैं। सभी की हम लोगों ने गिरफ्तारी की है और सभी पे इनाम किए हैं, और उनका हमने डाटाबेस भी तैयार किया है ताकि कम से कम भविष्य में कार्रवाई करके और उनके ये जो व्यवस्थाएं जो सकारात्मक उनको पैदा कर सकें, और जो आपराधिक पृष्ठभूमि में उन पृष्ठभूमि के लोगों को भी हम कैसे जो है कार्रवाई करके इस व्यवस्थाओं में उनको सकारात्मक रोल में आ पाए, ताकि हमारा जो पीड़ित व्यक्ति है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। और यकीनन सर, आपके नेतृत्व में सभी ग्वालियरवासी अगर साथ मिलकर ठान लेंगे कि असामाजिक गतिविधियों को मौका नहीं देना, उन्हें होने की आवाज उठाएंगे, तो डेफिनेटली ग्वालियर को हम भय मुक्त बना पाएंगे। सर, इसके साथ ही अभी तो हमने बात की पुलिस प्रशासन की, इससे इतर बात करूं सर मैं, एक चैलेंजिंग रोल पुलिस विभाग में आप प्ले कर रहे हैं। ऐसे में सर कितना, क्योंकि दबाव, आप अगर इस फील्ड में है तो दबाव आना स्वाभाविक है, युवाओं से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आजकल छोटे छोटे प्रेशर से लोग सुसाइड तक पहुंच जाते हैं? देखिए, अभी जो हम लोग देख रहे हैं कि घटनाएं काफी घटित हो रही हैं जी। इस घटनाओं के पीछे चूंकि हम लोग एक तो काउंसलिंग हम लोग लगातार कर रहे हैं, और दूसरा मेरा मानना है कि अभी जो वर्तमान परिस्थितियां हैं वो कहीं न कहीं ये इस घटनाओं को प्रेरित कर रही हैं।
तो मेरा मानना है कि चूंकि हम सकारात्मक जीवन में आए, और दूसरा अगर कोई चीज हमसे गलत भी हो गया है जी। तो हम उसको तत्काल अपने गार्जियन को बताएं। तो इससे क्या होगा कि गलती होती है, हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा लगता है कि अगर हम ये गलती हुई है और अगर हम परिवार को बताते हैं तो निस्संदेह परिवार उसको नेगेटिव लेगा, और हमको थोड़ा सा लगेगा कि भाई हमारी स्थिति क्या है, तो वो उनको लगता है कि इससे हमारी बेइज्जती भी होगी। तो मेरा मानना है कि परिवार में जाएंगे, माँ बाप का बहुत बड़ा ओहदा रहता है और बहुत बृहद रूप से रहते हैं। अगर हमारी छोटी गलती भी हो गई है, चाहे बालिका हो या बालक हो, तो मेरा मानना है कि हम अपनी स्पष्ट बात रखें। तो इसमें स्पष्ट बात रखने से ये होगा कि अगर गलती भी है तो उसमें धीरे धीरे उसका सुधार हो जाएगा। अन्यथा क्या है कि हम अपराध बोध की भावना लेकर हम अगर चलेंगे तो निस्संदेह कि हमारा जीवन एक रुकावट भरा हो जाएगा, एक पीड़ादायक की स्थिति में आ जाएंगे। जी। तो मेरा सभी बच्चों से यह और बच्चियों से यही अनुरोध है कि गलतियां अगर हो जाती हैं तो तत्काल हम उसको बताएं, ताकि आपके जो जीवन का जो शेष भाग है वो अच्छा बनाया जा सके। नहीं तो क्या होगा कि अगर आप बताएंगे नहीं तो उससे धीरे धीरे क्या होगा, हम जो है अपराध बोध में जीते जाएंगे और हमारा जो दैनिक जीवन है या जो हमारा एक साधारण जीवन है वो कहीं ना कहीं विषाक्त के रूप में आ जाएगा। जी। तो ये है। दूसरा मेरा मानना है कि हमें कहीं ना कहीं एक कंपटीशन की भावना में आना चाहिए, और दूसरा हमें अपने जो माँ बाप हैं उनके प्रति हमें ये संवेदनशीलता बरतना चाहिए कि चूंकि वो किस परिवेश में रहे। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि चूंकि माँ बाप का जो खर्च करने का स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड से ज्यादा हमारी जो है नई पीढ़ी खर्च कर रही है। तो खर्चे पर अंकुश लगाना इसलिए आवश्यक है। मैं वही छोटे छोटे बच्चों से यही मैं आह्वान करना चाहूंगा कि माँ बाप की जो हैसियत है उसी हैसियत में अपने आप आए। और दूसरा मैं माँ बाप जो है बुजुर्ग हैं उनसे भी अपील करना चाहूंगा कि अपनी जो आर्थिक स्थिति है बच्चों को जरूर शेयर करें कि हमारी बेटा आर्थिक स्थिति ये है और हम इतना ही एफर्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, उनको भी पता लगेगा, जब उनको लगेगा कि उनके पिताजी इस स्थिति में उतना नहीं कर सकते हैं जितना उन्हें जो उनकी मांग है, तो इससे क्या होगा कि उनका भी दिमाग में ये लगेगा नहीं, तो जो विश्वास है वो बढ़ेगा और इससे क्या होगा कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। अभी जो घटनाएं घटित हो रही है वो कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति की विषमताओं के कारण हो रही है। जी। और यकीनन हमारे माता पिता से बेहतर हमारे लिए कोई सोच नहीं सकता। आपको जरूरत है अपने माता पिता के साथ संवाद स्थापित करने की, बातचीत करिए, क्योंकि बातचीत करने से ही बात बनती है। सोचिए, विचारिए और आगे बढ़िए, क्योंकि भागते दौड़ते समय में तो कुछ जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। सर, आज हमने आपसे बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा की, बहुत सारी बातें जानी। जाते जाते ग्वालियर वासियों को क्या कहना चाहेंगे? मेरा ग्वालियर वासियों से यही अनुरोध है कि चूंकि अभी हमारे जो नई पीढ़ी है वो हमारी नई पीढ़ी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और क्योंकि उसको अगर हम उचित रास्ते पर नहीं ले जाएंगे तो निस्संदेह कि हमारे द्वारा जो भी संचय किया गया व्यवस्था, उसको संचय जो आपने किया है वो किसी काम का नहीं रहेगा। तो इसलिए जो नई पीढ़ी है उसको मार्गदर्शन दें और उनको पूरे हालात बताएं और उनकी पुरानी परिस्थिति बताएं कि जो हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उन्होंने अपना जीवन का जो स्तर क्या था और उस स्तर से कहाँ तक पहुंचे, ये उन्हें बताएंगे तो निस्संदेह उनको ये लगेगा कि हमारी जिम्मेदारी भी उतनी है जितनी हमारे बुजुर्गों की रही है। हम जिम्मेदारी का एहसास कराएं। हो सकता है जिम्मेदारी अगर हम उनको नहीं देंगे तो वो फिर अपनी जिम्मेदारी लेने से बचेंगे। मेरा सभी से यही अनुरोध है कि हम बच्चे जो हमारे हैं अगर वो हमारे बराबर हो गए हैं, उनकी वो एडल्ट हो गए हैं, तो उनको जिम्मेदारी दें। जिम्मेदारी में जो होगा कुछ समय तक होता कुछ आपके अनुरूप काम नहीं कर पाए, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियों के अनुरूप वो आपके पक्ष में काम करने लगेंगे और एक बार उनको लगेगा कि हम पर जो है पूरा विश्वास किया जा रहा है, तो विश्वास और आगे मजबूत होगा। दूसरा मेरा अनुरोध यह है कि चूंकि बच्चे जब एकांकीपन में आ जाएं तो आप जरूर बात करें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं किसी ड्रग एडिक्ट में चले गए या कोई ऐसा उनके वातावरण में आ गया जो उनको ब्लैकमेल कर रहा है। अभी हम लोग पर लगातार शिकायतें आती है कि वो बच्चे गुमसुम हो गए हैं, वो बातें नहीं करते हैं, और तो उस ऐसे स्थिति में आप तत्काल उनसे बात करें और जितना बात करेंगे उतनी संवाद करने से बहुत सी चीज़ों को निकलेगा। क्योंकि ड्रग एक ऐसी चीज़ है कि अगर उसमें कोई इन्वॉल्व हो गया तो मेरा मानना है कि उससे निकलने के लिए बहुत मशक्कत करना पड़ेगी। और अभी मैं देख रहा हूँ कि एक बार उसमें कोई उलझा तो पूरा परिवार तबाह होता है। तो बच्चों को सुरक्षित रखें और उनका जरूर हेल्थ उनका अभी देख रहा हूँ कि जो हेल्थ का जो स्टैंडर्ड है वो काफ़ी बिलो हो गया है। अभी हम देख रहे हैं कि करीबन 20-25 साल के बच्चों को भी हार्ट अटैक की शिकायतें आने लगी। तो खान पान प्रॉपर रखें, जंक फूड जो है उससे दूर रखें, बच्चों को ये समझा दें समय पे खाना खाएं,
क्योंकि हमें उनके उनके बारे में हमें दिन में शाम को जरूर चर्चा करें कि शाम को एक बार बच्चे को आप पूछेंगे बेटा कहाँ है, तो मेरा ये कहना है कि बच्चों को डर लगेगा कि भाई 7 बजे है, अब घर से माँ बाप का टेलीफोन आएगा। तो मेरा मानना है कि शाम के समय बच्चों का पर केयर रखें, और दूसरा वो कहीं भी हों वो अपना शाम अपना घर में बिताएं। एक बार अपने बच्चों पे कंट्रोल कर लिया, रात और शाम को और घर पे रहने उन्होंने प्रारंभ कर दिया, और तो आपके नियंत्रण में रहेंगे। अगर आपके दिमाग में आया कि बच्चा रात में कहाँ जा रहा है और आपने उसको नियंत्रण नहीं किया, तो निस्संदेह कहीं ना कहीं ऐसी संगत में फंस जाएगा जो हम सबके लिए एक मुसीबत का कारण बनेगा। तो मेरा यही अनुरोध है कि बच्चों को सुरक्षित रखें, बच्चे हमारे लिए बहुत जरूरी है। दूसरा, अपराध से बचें, और तीसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि चूंकि जो हमारी यातायात व्यवस्था है उसमें सभी को सहयोग करें, और अगर अपराध घटित कहीं हो रहा है तो अगर आप समक्ष पे नहीं बता सकते हैं तो आप हमको जो है हमारे जो नंबर हैं उन पे वो भी खबर दे सकते हैं, जिससे हम अपराध के प्रति भी सजग हो सकते हैं, और वो जो अपराध जगत में कोई घटना घटित हो सकती है उसमें भी हमको लगा सकते हैं। तो मेरा यही सभी को यही कहना है, और चूंकि जीवन अगर सुरक्षित है तो हमारा जो माइंड सेटअप है वो अच्छा होगा। अगर हमारा माइंड सेटअप अच्छा होगा तो हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर पाएंगे। जब अच्छा समाज हमारा होगा तो हमें अच्छे राष्ट्र की हम परिकल्पना कर सकते हैं। जी, यकीनन। और जैसा कि सर ने कहा, नशा नाश का कारण है। याद रखिए राइट्स, छोटे से आपके गलत कदम आपको कहाँ कितनी बुरी परिस्थितियों में ढकेल दे आपको पता नहीं चलेगा। थैंक यू सो मच सर, अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू, और आप लोगों को सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो राइट्स, ये था एक मुलाकात में आज का सफर। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए मेहमान के साथ। तब तक कहीं मत जाइए, सुनते रहिए कल्पना के साथ गूंज 90.8 FM, आपकी अपनी आवाज।